Hey guys, hello everyone. Welcome to Chemophilus How are you all? Hopefully बढ़िया होगे, अच्छे होगे और मस्ती कर रहे होगे। ठंडी ठंडी ठंड में, इतनी ठंड में रजाई में सो रहे होगे क्योंकि इस टाइम में आप यही उम्मीद कर सकते हो किसी से कि बस मस्त रजाई में पड़े रहो। बट यार ऐसा चलता नहीं है ना, सारे लोग रजाई में पड़ जाएंगे। सोचो जो हमें कई बार मन करता है ना, पिज़्ज़ा खाने का मन है, फिर वो वाला बंदा भी अगर रजाई में पड़ जाए, सोचो डोमिनोज खुले ही ना, फिर क्या करें। तो ऐसे रजाई में नहीं पढ़ सकते, कभी कभी पढ़ना चाहिए, नॉट ऑलवेज, है ना। चलो भाई शुरू करें। पिछली बार मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे, राइट, जो हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड था। ठीक, हमने किया था पिछली बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फाइन, तो उसी से रिगार्डिंग जो 2 क्वेश्चंस थे उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। 100 वॉट बल्ब emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स emitted पर सेकेंड बाय द बल्ब। ये देखो यहाँ पे आपको जो 100 वॉट बल्ब दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, ये एक्चुअली पावर दी हुई है। तो आप क्या लिखोगे, पावर अगर आपको दी हुई हो तो देखो 100 जूल पर सेकेंड लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी, एंड पर सेकेंड आपका यानी कि टाइम। तो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम दैट इज एक्चुअली इक्वल टू पावर। सो इसलिए आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इक्वल टू एच म्यू, है ना। तो मैंने किया इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू तो है नहीं, क्या है हमारे पास, लैम्डा। तो फिर से एक रिलेशन आपका क्या था, सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, ये रिलेशन था ना। इस रिलेशन का अगर हम यूज करेंगे, आप देखो यहाँ पे मैं म्यू को रिप्लेस कर दूं, फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दूं सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 कितना होता है, ये जूल सेकेंड होता है। ठीक है, आप इसको, ये तो मैं इसलिए लिख देती हूँ ना क्योंकि यूजुअली बहुत से बच्चों को ऐसा होता है कि हमने अगर मतलब यूनिट नहीं लिखी, या यूनिट फाइनल डिराइव करना भी आना चाहिए। विद प्रैक्टिस ये सारे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस करो तो निकल जाएगा। बट स्टार्टिंग में कईयों को प्रॉब्लम होती है कि अरे फाइनल यूनिट ऐसे कैसे आई, राइट, दैट वे। सो हमने सी की वैल्यू ली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गॉट दैट। देन लैम्डा की वैल्यू हमने ली 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, सारी वैल्यूज ले ली। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। अगर आप यहाँ देखो, ये है 10⁻34, ये 8, ये -9। ठीक है, तो सारी तो पहले कैलकुलेशन करना आसान तब रहता है जब हम सारे कहना चाहिए 10 वाली पार्ट्स को सबको एक साथ कर लें। तो ये आपकी आ जाएगी 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 34 8, यस, ठीक है, 10⁻⁻19 जूल, ये आपकी आई है एनर्जी। अब आपको निकालना क्या था, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो आप किसको डिवाइड करोगे, इसको, है ना। नंबर तो आपका तभी आएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स 100 डिवाइड बाय दिस वन 969 इंटू 10⁻⁻19, ये आपकी अप्रॉक्स आ जाएगी 2.012 इंटू 10⁻20। आगे यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आप नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल रहे हो, है ना। एंड बट हाँ, आप ये कह सकते हो एमिटेड पर सेकेंड, सो यस, यूनिट आपकी ये ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, कहीं और गड़बड़ी तो नहीं की, यूनिट यहाँ पे जूल ही आनी थी, मीटर से मीटर, यस, यहाँ जूल आनी थी और ये था जूल पर सेकेंड। तो यस, फाइनल यूनिट आपकी पर सेकेंड आ गई, बिकॉज एक्चुअली ये आप नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड कैलकुलेट कर रहे हो। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देख लें स्क्रीन में, ऐसा ना हो कहीं मैं पढ़ाती जाऊँ और स्क्रीन में से कट जाए, फ़ायदा नहीं, उसके बाद रीशूट करो। पहले पता क्या होता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब मैं पढ़ाती थी, मुझे हैबिट नहीं थी, तो बार बार मुझे देखना पड़ता था कि अरे पता, कई बार ऐसा होता था मैं यहाँ लिख रही हूँ और वो स्क्रीन में आ ही नहीं रहा है। उसके बाद फिर चेक करती थी, फिर अगेन उसको किया। तो विद टाइम हम चीज़ें सीखते जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो मैंने खुद भी अब मैं अपनी पहले की वीडियोस देखती हूँ और अब में मुझे तो फ़र्क नज़र आता है। बट आप लोगों को क्या फ़र्क नज़र आता है वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग, जो लोग मुझे रेगुलर स्टार्टिंग से देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से, है ना, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, तो वो जो डिफरेंस है वीडियो को शूट करना, बोलना, समझाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, माइन्यूट चीज़ें। जो लोग यूट्यूब पे बहुत रेगुलर हैं या वीडियो देखते हैं, उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ का आइडिया लगता होगा, पता लगता होगा। और अगर नहीं भी है रेगुलर, तो भी यार थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके आप बता सकते हो। मेरा ही कंपैरिजन मेरे साथ करो, बिकॉज अपने से अपना कंपैरिजन खुद से ही करना चाहिए कि आपकी क्या एबिलिटी है, कितना ग्रो की है, कितना नहीं है, राइट। किसी और से कंपैरिजन करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, एंड बिल्कुल मत किया करो कंपेयर करके, राइट। अच्छा,
ओके, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच दी हुई है आपको, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल। ठीक है, वाइट लाइट हमने गिरवा दी पोटेशियम मेटल पे, अब क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पोटेशियम की दी हुई है, निकालना क्या था, काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है ना। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², या फिर हम क्या कह सकते थे, h म्यू माइनस h म्यू नॉट, है ना। तो हम इसको लिख लेंगे h म्यू माइनस म्यू नॉट, बस वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये ना बुक में बहुत लंबी सीधी होती है, 6 पॉइंट दिस, मैं उसको हमेशा 6.6 ले लेती हूँ, आप लोग भी इतना ले सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। एंड म्यू आपका कितना दिया हुआ है, ये रहा, म्यू नॉट ये रहा 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस 5 इंटू 10⁻14, है ना। तो उसके बाद ये आ जाएगा -34, देन यहाँ 0.2, ये जब आप इसको कॉमन ले लोगे ना, 10⁻14 यहाँ से कॉमन ले लोगे एंड इसको माइनस करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक। अब क्या रहा, कैलकुलेट अगर हम करते हैं, यस -20 आएगा यहाँ से डायरेक्ट, और यहाँ पे आ रहा है 1.325, यही कैलकुलेट किया था ना मैंने, यस 1.325 इंटू 10⁻20 जूल्स, आ गया आंसर। अरे मुझे लगा कुछ और करना होगा, तो आंसर भी सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा ऐसे ही, एंड कई बार हाँ इस तरह के क्वेश्चन ना MCQs में भी आ जाते हैं बहुत, देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था ना, तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये MCQs के फॉर्म में काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं एंड ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। तो आपको जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्टिव कहना चाहिए कि पैटर्न है एग्जाम का, वहाँ पे क्वेश्चंस डालने हैं, तो वहाँ न्यूमेरिकल्स का जो ट्रेंड होता है यूजुअली, है ना, फॉर लोअर काइंड ऑफ एग्जाम्स, उनके लिए ऐसा ही होता है कि ज़्यादा वहाँ कैलकुलेशन नहीं होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेट एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर गिवन होता है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अदर काइंड ऑफ एग्जाम्स कि आप नीट जेई जब दे रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई कैलकुलेशन नहीं होती है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट की एंड कैलकुलेट हो जाता है। चलो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, नया टॉपिक। ओके, अगला टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रा से रिलेटेड, ठीक है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इसके लिए पहले स्पेक्ट्रा पता होना चाहिए कि क्या है। स्पेक्ट्रा मैं थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ, देखो आपने कभी देखा है वो प्रिज्म में से जब लाइट निकलती है, 7 कलर स्प्लिट हो रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग, उसको आप जब आगे और फर्दर उसको ऑब्जर्व करते हो, फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल कराते हो, वो आपके जो कलर्स हैं एक सीरीज में आपको नजर आते हैं, दैट इज एक्चुअली, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, वही है आपका स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो चलो इसको शुरुआत करते हैं। पहले तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपकी रेडिएशंस जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की हैं उनको सेपरेट करने में हेल्प करे, दैट इज एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। लाइंस को हम सेपरेट ही तो कर रहे हैं, तभी तो हमें वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट, जो आपकी वेवलेंथ्स की लाइट रेडिएशंस हैं वो अलग अलग नजर आएंगी। दैट इज एक्चुअली जो हमें वो अलग अलग सारा नजर आ रहे हैं, 7 के 7 कलर्स, या और भी आपकी रेडिएशंस हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ विजिबल रीजन की बात करें, उसके अलावा भी हो सकती हैं, ठीक। तो वो आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ, और वो जो ऑब्टेन होता है दैट इज एक्चुअली स्पेक्ट्रम। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप में होता क्या, देखो एक प्रिज्म होता है या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसमें से कि आपकी लाइट पास करेगी एंड डिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा, उसके बाद वो अलग अलग कलर्स डेविएट होंगे, है ना, सबकी जो डेविएशन की टेंडेंसी है वो अलग होगी, कोई ज़्यादा डेविएट होगी, कोई कम डेविएट होगी लाइट, है ना, सब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक। तो अ स्पेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ प्रिज्म और अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर द डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशंस, राइट, एंड अ टेलीस्कोप भी होना चाहिए ना, टू एग्जामिन द इमर्जेंट रेडिएशंस विद द ह्यूमन आई। अगर टेलीस्कोप नहीं होगा तो आप उसको ऑब्जर्व कैसे करोगे, एनालाइज कैसे करोगे, है ना, एनालाइज कैसे करोगे, एग्जामिन करने के लिए आपको फर्दर वो कहाँ लाई कर रही है, कहाँ फॉल कर रही है, उसके लिए आपको कुछ तो चाहिए ना, दैट उस पर्पज जो आपका सॉल्व होता है वो होता है टेलीस्कोप से। अब बात आती है कि अगर आप क्या करते हो, स्पेक्ट्रोस्कोप में टेलीस्कोप की जगह फोटोग्राफिक फिल्म यूज करते हो, जो कि अब यूज किया जाता है, तब हम इंस्ट्रूमेंट को कह देते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा टेलीस्कोप यूज होगा, आप उसकी जगह फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट यूज कर सकते हो, तो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, मतलब नाम चेंज हो जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ या जो पैटर्न मिलता है उन रेडिएशंस का जो कि इमर्ज आउट होके निकल रही है ना, और रिकॉर्ड करते हैं हम उस पूरी फोटोग्राफिक फिल्म में, वो पैटर्न कहलाता है स्पेक्ट्रोग्राम, या उसी को आप जर्नल या मतलब जो हम सिंपली कह देते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ दैट गिवन रेडिएशन, ठीक है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, स्पेक्ट्रम दैट वे।
अब जो साइंस इस मतलब या जो ब्रांच है इस सब की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिंपल सी बात है ना। और ये फर्दर आपके फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसा इसका नाम है ना वैसा ही इसका काम है जैसा नाम वैसा काम। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है। और आई शुड से कि मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, डीप नॉलेज। ऐसी कुछ स्पेक्ट्रा, कई बार बच्चे होते हैं ना सोचते हैं स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है क्या नहीं। मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आपको डायग्राम देखते ही समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है, ओके। एमिशन स्पेक्ट्रा है, देखो क्या, जब रेडिएशन आपकी एमिट होगी ना, या हम पहले डायग्राम देखो। डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में देख रहे हो ना, वाइट लाइट है जा रही है, उसकी हमने एक बीम ली, उसको हमने ये प्रिज्म में से पास कराया, फिर ये आपकी क्या होगी, डेविएशन हो रही है यहाँ पे लाइट की। अलग जितनी आपकी लाइट्स हैं, देखो सिंपल मैंने तो वाइट लाइट ली हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे वाइट लाइट ली थी, तो 7 कलर्स आपके सेपरेट आउट होके आ गए फोटोग्राफिक प्लेट पे। जो आप फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म लेते हो उस पे 7 कलर्स अलग अलग हो गए। दैट इज एक्चुअली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि हो रहा है, हो रही है, मतलब प्रोसेस आपका ये है। और वो आप मैंने यहाँ साइड में देखो शो किया हुआ है विबग्योर। नीचे से हम शुरू करेंगे विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये है एक्चुअली स्पेक्ट्रा मुझे कहना चाहिए, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा। ये एमिशन स्पेक्ट्रा का ही डायग्राम था। अब देखते हैं थ्योरी। जब आपकी रेडिएशन एमिट होती है किसी सोर्स से, जैसे कि सपोज करो सन है, या आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हो किसी गैस में से, और स्पेशली लो प्रेशर से, अदरवाइज वो कंडक्ट नहीं करेगी। लो प्रेशर होना ज़रूरी है। ये चीज़ ना याद है, हमने वो चैप्टर में जब वो पढ़ा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वहाँ पे भी किया था हमने कि गैस को आप लो प्रेशर पे रखोगे तब जाके कंडक्शन होगा, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी प्रेशर जो है अब आपको काफ़ी कम रखना पड़ता है। तो लो प्रेशर पे जब आप गैस लेते हो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, या कोई आप सब्सटेंस हीट करते हो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, तीनों केसेस में जब उसके बाद दैट इज पास्ड डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म, जो लाइट निकलती है ना, उनमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं तीनों केसेस में से, वहाँ से वो लाइट अगर आप प्रिज्म से डायरेक्टली पास कराते हो और इस तरह से वो डेविएशन के बाद फोटोग्राफिक फिल्म में डायरेक्टली फॉल कराते हो उसके ऊपर प्लेट पे, तो हम उस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। क्यों? क्योंकि एमिट आउट होके आ रहा है, कुछ एब्जॉर्ब कहीं नहीं किया ना बीच में। एब्जॉर्ब अगर कहीं किया होता, कोई सॉल्यूशन बीच में रखा होता कि कोई लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो जाए, तब तो हम कहते भी। यहाँ पे आपका कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं कह सकती हूँ कि एमिशन स्पेक्ट्रा, ये फर्दर आगे कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। नाम से पता लग रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लगातार। ये देखो ये लगातार है ना, इसीलिए हम इसका नाम करते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ये कलर्स आपके सारे कॉन्टिन्यूअस हैं कि आपस में एक दूसरे, इसमें कोई आपको ना मतलब एक ये लाइन तो हम देखो समझाने के लिए लगा रहे हैं, बट एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रा होता है वो आपस में कलर्स मर्ज हो रहे होते हैं। जब आप पेंट यूज़ करते हो या कोई भी इस तरह का मतलब टूल यूज़ करते हो कंप्यूटर पे, देखा है वो कलर्स में कोई आपको लाइन नहीं नज़र आती है। एवरी कलर इज मर्जिंग इनटू द अदर वन, दैट वे। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो आपका कलर जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स जैसा हो रहा है, मर्ज हो रहा है। वो लाइन आपको बिल्कुल एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ कि 2 कलर्स में डिफ्रेंशिएट करें तो वो लाइन नहीं दिखेगी, मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसी वजह से इसको स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और दूसरी मैंने मेन चीज़ क्या लिखी हुई, ये जो है ना, ये आपके काम आएगी कहीं ना कहीं MCQs के लिए, कि रेड कलर की आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। जब आप विबग्योर पढ़ते हो, विजिबल स्पेक्ट्रा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो रेड की कैसी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वॉयलेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और जो डेविएशन है वो इसकी मतलब अपोजिट है। लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है, ज़्यादा ना, और जो शॉर्टेस्ट का मतलब छोटा, तो इसका उल्टा कर दो, डेविएशन उसकी उतनी ही कम होगी जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। ये है आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अगला है आपका लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में देखो जो डायग्राम है उसमें कुछ खास चेंज नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी। मेन चीज़ उसमें क्या है कि वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं मिलता, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं मिलता आपको, अलग से कुछ आइसोलेटेड मतलब अलग से कलर्ड लाइंस मिलेंगी फोटोग्राफिक प्लेट पे, जो कि आपस में अगर उनमें आप गैप देखोगे तो वो किससे होगा, डार्क स्पेस से। अभी डायग्राम देखते आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ है। ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रा कॉरेस्पॉन्ड्स टू पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी लाइन आपकी किसी स्पेक्ट्रा में आ रही है वो पर्टिकुलर किसी वेवलेंथ को लेके है ना। सो ये था बेसिक, हम कह सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रा का। अब इसका देखते हैं डायग्राम। डायग्राम देखते ही आप इसको भी याद रखना और डायग्राम कंपैरिजन करना, तब जाके क्लियर होगा, ठीक। ये देखिए सेम टाइप का डायग्राम है ना, बट यहाँ मैंने क्या चेंज किया है, सोर्स आपका चेंज यहाँ पे हुआ है। लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वोलेटाइल सॉल्ट प्लेस्ड इन अ फ्लेम,
ठीक है। ये मैंने यहाँ बर्नर लगाया हुआ है, ये प्लेटिनम वायर लिया, उसके ऊपर जो सॉल्ट लगा है वो सोडियम का सॉल्ट लिया है NaCl। जब आप इसको हीट करोगे, जो रेडिएशन एमिट हुई उसकी बीम फिर ये प्रिज्म में से फिर से पास करा है। सिर्फ ये 2 लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक। ये 2 लाइंस यहाँ पे जो मैंने रेड से शो की है ना, एक्चुअली ये सिर्फ 2 लाइंस है, बाकी सारा डार्क, ये जो मैंने शेडेड शो किया है डार्क स्पेस है, ठीक है। तभी मैंने कहा था कलर्ड लाइंस सेपरेटेड फ्रॉम, या बीच में जो आपकी स्पेसेस आएंगी वो डार्क स्पेसेस होंगी। ये जो 2 लाइंस आएंगी ये कौन सी वेवलेंथ पे है, ये 2 वैल्यूज हैं, 5890 एंगस्ट्रॉम, 5896 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों येलो लाइंस हैं, और ये येलो लाइंस आपकी किस केस में आ रही है, NaCl, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ईच पर्टिकुलर जो आपका वेवलेंथ है कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर रेडिएशन, यानी अगर ये 2 वैल्यूज आ रही है ना तो ये येलो लाइंस में ही आएंगी। और वो किसके केस में आएंगी, वो सिर्फ NaCl के केस में आएंगी। ऐसा नहीं कि आपने KCl लिया तो भी सेम वैल्यू आ जाएगी, नहीं। आप कंपाउंड चेंज करोगे तो रेडिएशन चेंज होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वो भी चेंज होगी, ठीक। अदरवाइज सबका स्पेक्ट्रा एक जैसे नहीं हो जाएगा, ठीक। अब देखो, ईच एलिमेंट गिव्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, यही बात करी थी मैं अभी कि हर एक एलिमेंट अपना एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम देगा, कि हम उस स्पेक्ट्रम को देखते ही पहचान जाए कि अच्छा ये सोडियम एलिमेंट ही है, ये उसी का है। देखो ये जो टेक्निक है ना, प्रेजेंट के वर्ड में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, मतलब अब ये तो चलो आप इन जनरल पढ़ रहे हो, जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं फॉर एनालिसिस, फॉर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन मतलब कोई भी कंपाउंड जो रिसर्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें कौन कौन से मतलब फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप आगे पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अभी मैं इन जनरल समझा सकती हूँ जस्ट आपको, क्योंकि आपने उसका बेस नहीं क्रिएट किया हुआ, ठीक है। बट हाँ, येस आई कैन से आपने 10th में कार्बन एंडेड्स कंपाउंड पढ़ा हुआ है ना, उसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं अलग अलग, एल्डिहाइड, कीटोन। तो हर किसी की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, हर एलिमेंट के केस में ये पर्टिकुलर वैल्यू है। तो स्पेक्ट्रम अगर सबका सेम हो जाएगा तो फायदा कैसे होगा इसमें इसका। ये जो आपकी टेक्निक है ये यूज होती है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में। स्ट्रक्चर पता लगता है किसी कंपाउंड का, किसका है। जैसे मैंने कहा ना, ईच एलिमेंट गिव्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, गॉट दैट। अब उसके बाद जैसे सोडियम है, सोडियम हमेशा यही 2 लाइंस शो करेगा, यही 2 लाइंस हैं, यही 2 वैल्यूज इसकी मेन वैल्यूज हैं कहना चाहिए, ठीक। स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स को क्या कंसीडर किया जाता है, फिंगरप्रिंट, काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट्स। क्यों, क्योंकि ये 2 अलग अलग कंपाउंड्स के लिए एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे 2 ह्यूमंस के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, कभी सेम नहीं हो सकते भाई। स्पेक्ट्रा 2 आपके एलिमेंट्स का, 2 कंपाउंड्स का, जिसका भी आप चेक कर रहे हो वो 2 हमेशा डिफरेंट होगा, कभी सेम नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज सिमिलर टू फिंगरप्रिंट्स काइंड ऑफ थिंग, राइट। चलो, ये तो हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। अब है अगला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या करना है, व्हाइट लाइट जो आपके सोर्स से निकली ना, उसको आप पहले डायरेक्टली नहीं प्रिज्म से पास कराओगे, दैट इज फर्स्ट पास थ्रू द सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, जिसकी कि आप टेस्टिंग कर रहे हो, जिस सब्सटेंस की आप टेस्टिंग कर रहे हो उसके वेपर्स में से या उसके सॉल्यूशन में से आप पास कराओगे। उसके बाद आप उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में एनालाइज करते हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और इसमें आप क्या देखोगे, सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द रेगुलर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा था ना 7 अलग अलग कलर्स का, उसमें बीच में डार्क लाइंस आएंगी कहीं, ठीक है। वो डार्क लाइंस क्यों आ रही है, ऑब्वियसली जो लाइट आपकी पास होके आ रही है सॉल्यूशंस में से ना, वो वहां एब्जॉर्ब हो गई, इस वजह से वहां पे स्पेक्ट्रा आना चाहिए था, लेकिन स्पेक्ट्रा नहीं आया, डार्क लाइंस आ गई, ठीक है। देखो, दीज डार्क लाइंस बिकॉज क्यों आई है, रेडिएशंस ऑफ सम वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन पास थ्रू सॉल्यूशन, ठीक है। वो वहां एब्जॉर्ब हो गई, तो जब एब्जॉर्ब ही हो गई तो आगे उसके स्पेक्ट्रा में कहाँ से आ जाएगा, है ना। वो स्पेक्ट्रा वो तो वहीं पे रह गई, उसके आगे तो वो लाइट अगर आप उसको ना प्रिज्म में से जब वो पास ही नहीं कर रही है, फर्दर आप उसको एनालाइज भी जब करोगे एनालिसिस में, वो आगे आएगा ही नहीं कुछ। सो डार्क लाइंस जो ऑब्जर्व की गई उसका एक जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो बिल्कुल उसी प्लेस पे आई जहां पे कलर्ड लाइंस आई थी इन द एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर दैट सेम सब्सटेंस, ठीक है। जैसे अगर आप सपोज करो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में येलो कलर, ये सोडियम वाले चीज के लिए करोगे ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो उसकी प्लेस जो है डार्क लाइंस की, दैट इज एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस जहां पे वो कलर्ड लाइंस आई थी ना, जो 5890 5896 पे, बिल्कुल वहीं पे एमिशन स्पेक्ट्रा था वो, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसका मतलब ये दोनों स्पेक्ट्रा एक दूसरे के लिए आप कह सकते हो कि बिल्कुल रिवर्स हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसका डायग्राम मैं दिखाती हूँ आपको, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। और बाकी अदरवाइज जो डायग्राम है वो ऑलमोस्ट इसका सेम ही है, बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे ना इसके बाद एक मतलब आप कह सकते हो ट्यूब है या कंटेनर है जो भी है, जिसमें कि आपका सॉल्यूशन है, जिसमें से पहले लाइट पास कर रही है, उसके बाद यहाँ आगे आगे जैसे नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी में ऐसे आएगी वैसे ही रहेगा, ठीक।
ये देखो, ये है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ मैं कही थी ना डार्क लाइन्स आई हैं कहाँ, येलो रीजन में। डार्क लाइन्स इन येलो रीजन ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, ये इसलिए आए क्योंकि हमने सेम वही सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, उसमें से लाइट पास कराई, तो वो जो 2 वैल्यूज थी ना, वो करेक्टरिस्टिक वैल्यू थी उसकी वेवलेंस की, वो एब्जॉर्ब हो गई, उसके अलावा बाकी सब जगह आया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक दूसरे का रिवर्स है, वी कैन से दैट दिस शोज दैट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड वर सेम एज वर एमिटेड इन द एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब इसका एक बार डिफरेंस कर लें, क्योंकि डिफरेंस थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। एमिशन स्पेक्ट्रा हमें कैसे मिलता है, जब रेडिएशन डायरेक्टली सोर्स से निकलती है एंड उसको आप डायरेक्टली प्रिज्म में से पास करा के डिफ्रैक्शन करवा के एनालाइज करते हो। यहाँ पे क्या होता है, वो लाइट या वो रेडिएशन पहले कहाँ से पास करेगी, किसी जो आपका सब्सटेंस का सॉल्यूशन है या उसका वेपर्स, पहले वहाँ से, उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको आप एनालाइज करते हो बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक, अगला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइन्स सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। यहाँ पे ब्राइट कलर्ड लाइन्स ज्यादा होंगी, सेपरेटेड बाय डार्क लाइन्स या डार्क स्पेसेस कह लो। यहाँ पे इसका उल्टा है, कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन्स इन द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसका रिवर्स हो गया ये। फिर ये कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस दोनों हो सकता है, लेकिन ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा, कभी कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एब्जॉर्ब कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, तभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम कह रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस कभी आ ही नहीं सकता। ठीक, आई होप आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये प्रॉपर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आगे आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना है ना, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और स्पेक्ट्रा की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आजकल तो मुझे कहना चाहिए कि प्रेजेंट के टाइम में रिसर्च को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल एंड टेक्निक है जिसका कि यूज़ किया जाता है। ठीक, सो आज के टॉपिक के लिए इतना ही है ना, जितना आज हमने ये पढ़ा है एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने आप पूछ सकते हो, आपके कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे डिमांड करें कि मैम क्या वीडियोस बन सकती हैं पर्टिकुलरली बोर्ड के लिए, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, चैप्टर वाइज। तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी, गाइज एक्चुअली देखो इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैं हर बोर्ड के लिए अलग अलग उस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊँ, क्योंकि हर स्टेट बोर्ड का, हर बोर्ड का अपना थोड़ा सा एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस पूछने का। चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकती हूँ कि किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो मैं साथ के साथ एक्चुअली बताती हूँ, क्वेश्चंस कराती ही हूँ। ठीक है, बट एक बारी पूरी थॉरो नॉलेज या थॉरो स्टडी जिसको हम कहते हैं ना, पूरी प्रॉपर आपने स्टडी की होनी चाहिए, तभी फायदा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट जो कि क्या कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा किया जाए। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू स्टडी एंड टू स्कोर, क्योंकि आजकल के टाइम में हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों ज़रूरी है। आप ये भी नहीं कह सकते कि खाली एक चीज़ किया और काम चल जाएगा। पढ़ते रहोगे बहुत कुछ है मतलब बहुत कुछ है पढ़ने को। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको एनालिसिस आपका जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि जो पेपर आ रहा है उसका ट्रेंड कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन उससे पहले बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, तो बेसिक नॉलेज के लिए आप पूरा अच्छे से टॉपिक अपना प्रिपेयर करो। क्वेश्चंस उसके बाद कहीं से भी आएंगे, आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो ओके गाइज, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और मैंने आपको कहा था ना, शुरुआत में भी पूछा था आपसे कि जो आपकी मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस थी और अब की वीडियोस में, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। पहले की वीडियोस मेरी कैसी होती थी, अब की वीडियोस में जिसने देखी होगी और नहीं देखी होगी तो जाके देख लो, चैनल पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएंगी। ओल्डेस्ट वीडियो जो होगी वो देख लेना, या स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस देख लेना, है ना। तो दोनों में कंपैरिजन करके मुझे बताना तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो नए लोग करना, जो भी चैनल पे नए आए हैं। बाकी लाइक शेयर तो बहुत सारा करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करो, क्योंकि मुझे आप लोगों की सच में यार, आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। एंड बिना उसके बात नहीं बनेगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड डू रेगुलरली वॉच दीज वीडियोज़। मेरी कंप्लेंट मतलब अपने आप से भी थी पहले कि हाँ मैं रेगुलरली वीडियोज़ नहीं डाल रही हूँ, बट हाँ अब शुक्र है भगवान का कि जो डेज हमने फिक्स की हुए हैं वहाँ पे वीडियोस रेगुलरली आ रही हैं। तो आई होप आप लोगों की भी रेगुलरिटी मेंटेन हो रही होगी। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ पूरी मेहनत के साथ दूँ, पूरी मेहनत के साथ आपको समझाऊँ। तो मेहनत कर रही हूँ तो रंग भी लाएगी, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, है ना। ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीक +2 वाली वीडियो के साथ। एंड गाइज हाँ, जो बैचलर्स की वीडियो है दैट आई एम ट्राइंग टू अपलोड, उसके लिए थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा है, तो वो भी करनी है। उसके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक सोच रही हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कुछ ऐसा लगता है कि किसी की आप
आप लोगों की कोई फरमाइश है किसी टॉपिक पे तो आप वो मुझे बता सकते हैं, है ना। बैचलर्स की वीडियो पे कहीं बताना है वहाँ बता दो, यहाँ बताना है यहाँ बता दो, चैनल अपना है, कोई टेंशन नहीं, कहीं भी वीडियो पे बता दो, बिंदास बोलो है ना, फिकर नॉट, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका, बाय बाय, टेक केयर, बाय।